हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का बच्चों एकाग्रता सीए के हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इन दिनों में हम लोग मई 25 वाले और जो सितंबर वाले हैं जिनका कोर्स हो चुका है उनके लिए जबरदस्त वाली तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोगों। स्पेसिफिकली मई वाले बच्चे जिन्होंने अपना कोर्स सारा कंप्लीट कर लिया है और इस वक्त में वो लोग कर रहे हैं रिवीजन या हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन की थ्योरी प्रैक्टिस। पिछले कई दिनों से बच्चों हम लोग क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, फिर चाहे केस बेस्ड एमसीक्यूज हो चाहे एमसीक्यूज हो। और आज से हम लोग बच्चों क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन भी हम लोग लगा चुके हैं और आज से हम लोग एक सीरीज को चालू कर रहे हैं बच्चों, जिसमें हम लोग करने वाले हैं अब तक के आए हुए सारे एमटीपीस। जी हाँ, जितने भी मॉक टेस्ट पेपर अब तक आईसीए ने दिए उन सब पे हम लोग बढ़िया वाला एक डिस्कशन लगाने वाले हैं। आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन हमको कहां से पढ़ना है, क्वेश्चन कहां से आया, कौन से चैप्टर से कनेक्टेड है, आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा है बच्चों। तो इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से बहुत ढंग से आप लोगों को देखना है बराबर। जहां पसंद आता है बच्चों लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर आपको जरूर कर देना है। चलिए जी। अच्छा, इसके अलावा आप लोग जानते हो बच्चों कि हमारी पूरी जो टीम है एकाग्रता की बाहुबली टीम, वो इस वक्त में सारे सेशंस यूट्यूब पे तो हम ले ही रहे हैं। उसके अलावा बच्चे लोगों आप हमारे साथ में हमारे रेगुलर बैच में लाइव या रिकॉर्डेड बैच में हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 24/7 के ऐप पर। और जहां आप हमारा महापैक या महापैक प्रो ले सकते हो, इवन सीए फाउंडेशन हो चाहे इंटरमीडिएट हो, यहां तक कि फाइनल वालों के लिए भी इस वक्त के अंदर जबरदस्त तैयारी बच्चों एकाग्रता के हमारे फाइनल के यूट्यूब चैनल पर लगातार चल रही है। ठीक है, तो आप लोग सब ज्वाइन करने वाले हो। और फाउंडेशन के जो स्टूडेंट हैं भाई, आपके छोटे भाई बहन रिश्तेदार, उन सबको भी आप बताने वाले हो कि व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वो ओपन है। क्यूआर कोड स्कैन करके आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें एक बढ़िया मेंटरशिप और आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन, क्वारीज का सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को बच्चों मिलने वाला है। चलिए जी, तो अब ये सारी बात आपको मैं बता चुका हूं। अब चूंकि अपने को तैयारी शुरू करनी है तो फटाफट से बच्चे लोगों कुर्सी की पेटी बांध लो और मेरे साथ तैयार हो जाओ क्वेश्चन को पहचानने के लिए, उसका आंसर पहचानने के लिए, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी सीरीज। अच्छा, इस सीरीज में हम लोग बच्चों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर मेनली बात करेंगे, उनका आंसर का प्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज पे बहुत बात कर चुके हैं बच्चों। सारे केस बेस्ड एमसीक्यूज जो आईसीए के 35 है वो मैं आपको करवा चुका हूं। उसके अलावा ढेरों एमसीक्यूज हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो अब बात करेंगे वो 70 नंबर तैयार करने की बच्चों कि 70 मार्क्स एग्जाम में हमको कैसे मिलने वाले हैं। तो आइए उन 70 नंबर की तैयारी को हम लोग शुरू करते हैं बराबर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो बच्चों हैं, जो आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई डीओएक्स लिमिटेड अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, है ना। पहले तो अपन कोशिश करते हैं कि यार अपन क्वेश्चन को पहचान पाए कि यार ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कहां से बना, क्या हुआ, आंसर कहां से जाएगा। तो इन्होंने बोला डीओएक्स लिमिटेड एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो एंगेज है इन प्रोवाइडिंग कोरियर सर्विसेज पैन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली भी। Has appointed an internal auditor Mr. G accordance with the requirement of the Companies Act बच्चों 138 वाले Companies Act के सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है बच्चों ड्यूरिंग 23 और 23-24 वो 300 करोड़ का है। ड्यूरिंग ईच ऑफ द अबव ईयर 300 करोड़ का बच्चों इनका टर्नओवर है बराबर से। बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल। Mr. G had internal audit department of the company assessing governance activity, assisting improving risk management activity and reviewing control. Discuss reporting responsibility of statutory auditor of the company under Companies Act, specifically in relation to the internal audit and related matter for the year 23-24. बच्चों, अपने से इन्होंने पूछ लिया है कि भी इससे रिलेटेड क्या कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हमारी है क्या। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का ज्यादा मैटर बच्चों कारों के अंदर जाता है। तो क्या लगता है अपने को, क्या कारों में इससे रिलेटेड कुछ है या हमको ऑडिट रिपोर्ट में इससे रिलेटेड कुछ देना है बराबर। क्या कहते हो आप लोग, है ना। वहां से आंसर बनाए इसका। तो आइए आंसर को शुरू करते हैं बच्चे लोगों। बहुत ध्यान से समझिएगा इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखें कि इनका जो टर्नओवर है वो इन्होंने 300 करोड़ वगैरह का बोला है। सारी रिक्वायरमेंट अपने पास में है। आंसर लिखने का आईसीए का तरीका देखिएगा बच्चे लोगों। क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से बता रहा हूं बराबर से। डीओएक्स लिमिटेड है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है बराबर। यहां से देखिएगा और कोरियर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहां लिखा गया डीओएक्स लिमिटेड इज इन बिजनेस फॉर प्रोवाइडिंग कोरियर एज नेम ऑफ द कंपनी गिवन फैक्ट सजेस्ट। बच्चों आप देखो आंसर लिखने का तरीका देखो। इन्होंने बोला है कि भाई नाम से पता लग रहा है ये कंपनी जो है वो भाई स्मॉल कंपनी तो नहीं है।
बराबर। बट ऑब्वियस है बच्चे लोगों, पब्लिक कंपनी है तो स्मॉल कंपनी तो हो नहीं सकती, बराबर। तो ये कंपनी जो है वो इन्होंने क्लियर बोल दिया है बच्चे लोगों कि भाई ये कंपनी जो है इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, बराबर। फिर बच्चों ये प्राइवेट कंपनी भी नहीं है, 1% भी नहीं है, बैंकिंग भी नहीं है और सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब बहुत क्लियर हो गया कि इनको एग्जम्पशन वाला जो कंसेप्ट है वो तो नहीं होने वाला है। Therefore, it is not qualify for any exemption from the applicability of CARO 2020. Hence, reporting requirement under CARO are applicable. अब बच्चों देखो क्वेश्चन को घुमाने का तरीका, हम सीधा भी डायरेक्टली लिख सकते थे कि यार कारो में इनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, सीधा ही लिख सकते थे। आप सिर्फ आंसर का एक तरीका देखिएगा, यहां इन्होंने कहीं पूछा भी नहीं था कि भी एप्लीकेबिलिटी लगेगी नहीं लगेगी, वो पूरा आप बताओ कब नहीं लगती है, पर आंसर देने का तरीका उल्टा बना दिया कि भाई ये लोगों को एग्जम्पशन होता है लेकिन ये कंपनी किसी में कवर नहीं है, सो कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इनके ऊपर लगेगी। और कारो के अंदर हम लोग यहाँ पे बच्चे लोगों बहुत सीधा सीधा सा, आप लोग जानते हो क्लॉज 14 के अंदर हम लोग ये देते हैं पैराग्राफ 3 के, वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, कि भाई कंपनी के साइज और नेचर के हिसाब से क्या वहां पे इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, नंबर 1 पे, एंड वेदर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वर कंसीडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। दो इंफॉर्मेशन अपने को देनी होती है। सबसे पहला साइज और नेचर के हिसाब से एक प्रॉपर इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या, और सेकंड नंबर क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसर्न किया है या नहीं किया है, कंसीडर किया है नहीं किया है। बच्चों ने दो इंफॉर्मेशन अपने को देनी होती है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इजीली आप लोग कर सकते हैं, बराबर बच्चों, कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत आराम से हो गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों की, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हमको क्या कहता है, समझिएगा पूरे पूरे कंसेप्ट को। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है अप एंड हाई प्राइवेट लिमिटेड हैज स्टार्टेड एक्सपोर्ट बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर 23-24। ओके, द कंपनी वाज कैटरिंग टू डोमेस्टिक मार्केट ओनली इन पास्ट ईयर, ये भी ठीक है। CAH auditor of company is of the view that the company has understand to revenue understated। बच्चों ऑडिटर का व्यू है कि कंपनी ने अपना रेवेन्यू जो है वो 50 लाख इन द ईयर 23-24 अंडरस्टेटेड किया है, नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ AS9, जो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की बात करता है, ऐसा ऑडिटर को लग रहा है। ठीक है, नाउ डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट इन द अबव सिचुएशन। बच्चों ऐसे 450 अपने को डायरेक्ट दे दिया गया, ऑडिट एविडेंस वाले में अपन पढ़ते हैं, सीधे ही पूछ लिया। ऑल्सो एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब बच्चे लोगों को डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट इन द अबव सिचुएशन, अब इन्होंने डायरेक्टली दे दिया इस बार तो कि ऐसे 450 पे क्वेश्चन है, तो हमारा थोड़ा टेंशन यहां पे कम है। और अगर मैनेजमेंट मना कर देता है करेक्ट करने को मिस स्टेटमेंट को जो ऑडिटर ने बताया, तो हाउ शुड बी प्रोसीड, अपने को कैसे करना है। तो अपने को ये चीज समझ में आ गई कि सर ये जो क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन का कनेक्शन प्योरली किससे हो गया बच्चों, बराबर। ये चीज अपने को समझ में आ गई कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो इन्होंने ऐसे 450 पे हमसे पूछा है, जैसे ऊपर वाला हमारा कारो का था, ये हमारा हो गया ऐसे 450 का। ठीक है, आइए अब देखते हैं बच्चों कि कैसे आंसर लिखा जाएगा, पूरा कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। इन्होंने शुरुआत कहां से की है आंसर की, सबसे पहले तो वो देखो, द अबव सिचुएशन इज एन एग्जांपल ऑफ मिस स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द नॉन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ AS9 आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ये मिस स्टेटमेंट जो AS9 का है उससे रिलेटेड पूरा का पूरा मैटर है। ठीक है, इन्होंने पहले ये दे दिया। अब बच्चों ऐसे 450 की रिक्वायरमेंट्स अपने को यहां पे देनी पड़ेगी, कैसे लिखी जाएगी देखना। अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 450, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट ऑन टाइमली बेसिस ऑल मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट विथ द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों पहले यहां तक, अच्छा, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, सिंपल है। Means as per SA 450, auditor shall communicate all the misstatement on timely basis.
बराबर से जो कब मिले उसको अकोमोडेटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट जो भी उसको पता लगे तो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। कहां करना चाहिए? एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो ऑडिटर क्या करेगा बच्चों, इसमें से अगर हमने कीवर्ड निकाल लिए तो हमको पता लग गया कि यार ऑडिटर यहां पे क्या करने वाला है, सर ऑडिटर यहां पे कम्युनिकेट करने वाला है। ओके, कम्युनिकेट किसको करेगा? एक एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, या यहां पे टीसीडब्ल्यूजी को भी कर सकता है। बराबर, बहुत सिंपल सी होगी। क्या कम्युनिकेट करेगा? बट ऑब्वियस है जो भी उसको मिस स्टेटमेंट पता लगा बच्चे लोगों, वो मिस स्टेटमेंट वो कम्युनिकेट करने वाला है। कब कम्युनिकेट करना है? फोर्थ पॉइंट हमको पता लग गया कि यार टाइमली बेसिस के ऊपर उसको करना पड़ेगा, है ना। टाइमली बेसिस पे जैसे जैसे पता लगता गया वो बता देगा। और देन क्या करेगा? ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट टू करेक्ट दोज मिस स्टेटमेंट। यही तो होता है। तो हमने कम्युनिकेट कर दिया और हम चाहते हैं कि वो उसको क्या कर ले बच्चों, बहुत सीधा सा है कि उसको करेक्ट कर ले। बराबर, एकदम सीधा हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखना, अगला पैराग्राफ क्या कहता है बच्चे लोगों, पूरे कंसेप्ट को समझना, मैं पूरा समझाता जा रहा हूं आपको। टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट टू द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, enable management to evaluate whether the item of misstatement inform the auditor if it disagree and take action are necessary। बच्चों सुनना, सीधा सा इस पॉइंट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट टू मैनेजमेंट enable them to evaluate whether the items are misstatement, जो भी इन्फॉर्म द ऑडिटर हो या नहीं हो, ठीक है। इफ इट डिसएग्री एंड टेक एक्शन नेसेसरी, भाई अगर उनको एप्रोप्रिएट लेवल पे बता देंगे तो उनको पता लग जाएगा कि कहां कहां मिसस्टेटमेंट है और कैसे उस पर एक्शन लेना है। द करेक्शन बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग दोज कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर एनेबल मैनेजमेंट टू मेंटेन accurate accounting books and records and reduce the risk of material misstatement of future financial statement because of the cumulative effect of immaterial uncorrected misstatement related to prior period। अब इतना टिपिकल नहीं भी लिखना चाहें तो बच्चों चलेगा, सेकंड पैरा से सिर्फ इतना उठाओ कि टाइमली कम्युनिकेशन करने का फायदा क्या है। पहला फायदा बच्चों, एनेबल मैनेजमेंट टू इवेल्यूट, इतना भी लिख देंगे तो एक बार तो काम हो जाएगा। क्या इवेल्यूट करना है? वेदर द आइटम्स आर मिसस्टेटमेंट, ठीक है भाई वो मिसस्टेटमेंट्स हैं। इन्फॉर्म द ऑडिटर इफ इट डिसएग्री एंड टेक एक्शन एज नेसेसरी, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो एग्री कर रहे हो जो कुछ भी। सेकंड नंबर, द करेक्शन बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग दोज कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर एनेबल मैनेजमेंट टू मेंटेन एक्यूरेट अकाउंटिंग बुक्स रख पाएंगे और हम रिकॉर्ड्स रख पाएंगे टू रिड्यूस आरओएमएमएस, ताकि फ्यूचर के अंदर नहीं हो। तो ये पॉइंट्स आप लिख दो, टाइमली कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है, उससे हमारा ये पैराग्राफ बन जाएगा। एंड लास्ट पैरा क्या बनेगा, अगर मैनेजमेंट मना कर दे तो इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू करेक्ट सम, अगर मना कर देता है, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट रीजन फॉर नॉट मेकिंग द करेक्शंस। शुरू से अपन ये करता है, ठीक है, या तो अपने को लगता है कि हाँ भाई ये रीजनेबल है अनरीजनेबल है। शेल टेक द अंडरस्टैंडिंग व्हेन इवैल्यूएशन ऑफ वेदर स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। डायरेक्ट पॉइंट बच्चों इसमें लिखो, अगर मैनेजमेंट मना करता है, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट रीजन फॉर नॉट मेकिंग द करेक्शंस, रीजन पता लगे, और shall take that understanding into account when evaluating whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। सीधा सीधा सा इतना बहुत है बच्चों। evaluate them, सीधा evaluate them कि भाई evaluate करके देख लेगा कि सही है या नहीं है, उनका मना करना, ये काम उसको तीसरे लेवल पर करना चाहिए। ऐसे आप अपने आंसर को बच्चों बहुत स्ट्रांगली जो है वो लिख सकते हैं, बना सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर पॉइंट्स के अंदर उसको डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रूडेंट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड हैज इनकर्ड, एंड इसमें लिखा है बच्चे लोगों इन्होंने क्या किया है, हाँ, प्रूडेंट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड हैज इनकर्ड एंड फुल्ली स्पेंड फॉर द फर्स्ट टाइम सीएसआर एक्सपेंडिचर अमाउंटिंग 4.10, इतना इन्होंने बच्चों पैसा खर्च किया है सीएसआर पे in pursuance to provision of section 135 of Companies Act। ठीक है, the expenditure was spent for women empowerment program through implementing agency, जो related party नहीं है। as per law provision it was acquired spent 14 lakh during the year, उनको करना था। discuss how such information required to be disclosed accordance with the requirement of schedule 3rd of Companies Act in financial statement। बच्चे लोगों, अब हमने कहा सर ये क्वेश्चन मेनली चैप्टर 5 से जाता है बच्चों,
जहां हम कई सारी चीजों का डिस्क्लोजर करते हैं, उससे रिलेटेड ये पॉइंट कई बार हो सकता है। ठीक है, आइए तो डिस्क्लोजर पॉइंट देखते हैं। इन द गिवन सिचुएशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब उसे बच्चों कैसे डिस्क्लोजर करना होता है, स्टडी मैट में अपने को दे रखा है। सबसे पहला अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड कितना था, 14 लाख। एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना किया है, 14.50 लाख। ठीक है, कुछ शॉर्टफॉल हुआ है क्या, जी नहीं। प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल कुछ इंफॉर्मेशन देके नहीं रखी है, रीजंस है नहीं शॉर्टफॉल, तो क्या रीजन देने। ठीक है, नाउ नेचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटी क्वेश्चन में दे रखा था बच्चों, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। फिर क्या कोई रेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इसमें है क्या, हमने बोल दिया जी नहीं है। ठीक है, क्या कोई आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन के लिए प्रोविजन वगैरह बनाया है, नील आ जाएगा, नहीं बनाया है। बस ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को देनी है बच्चों, आंसर खत्म हो जाएगा आपका, है ना। बात समझ में आई आपको, बहुत सिंपल कंसेप्ट बच्चों हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, कोई टेंशन इसके अंदर हमारी है नहीं। बहुत इजीली अपन इसको जो है वो कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, बहुत इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल डिस्क्लोजर अपन ने बता दिया बच्चे लोगों। अमाउंट रिक्वायर्ड हमारा कितना होने वाला है बराबर से, उसके अलावा एक्सपेंडिचर कितना किया, शॉर्टफॉल है नहीं, प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो नॉट एप्लीकेबल है। रीजंस क्या है, जब शॉर्टफॉल ही नहीं तो रीजन क्या, नेचर हमने बता दिया। फिर रेटेड पार्टी को ट्रांजैक्शन है क्या, वो भी नहीं है। प्रोविजन बनाया क्या, वो भी नहीं है। बहुत सिंपली आप लोगों ने आंसर ड्रॉ कर लिया बराबर से बच्चों, बात समझ में आया तो सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम इजीली आप लोग कर सकते हैं बच्चों, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे लोगों, सीए त्रिपद एंगेजमेंट पार्टनर बेस्ड इन न्यू दिल्ली is external auditor of Lap of Nature, a firm since last 3 years. The firm is engaged in business of providing tourism services, including holiday packages to club member. It has also provided auditor, including its team member, free holiday for week every year in one of premium resort in Ooty, in the state of Tamil Nadu. बच्चों सुनना, हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड की जा रही है एंगेजमेंट टीम को। The company has also booked free air travel for engagement team. Discuss why chartered accountant is not acting ethically. How are the family threat created in above situation? अब बच्चे लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़ के भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने से फैमिलिटी थ्रेट डायरेक्टली पूछ लिया गया है। तो सबको पता है सर, चैप्टर नंबर 11 से इसका आंसर जाने वाला है, जहां हम फैमिलिटी थ्रेट वाले कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए बच्चों देखते हैं। अब यहां पे साफ पता लग रहा है कि द फर्म प्रोवाइडिंग फ्री हॉस्पिटलिटी टू एंगेजमेंट टीम मेंबर इंक्लूडिंग एंगेजमेंट पार्टनर, फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का वॉयलेट हो रहा है। सच एक्ट ऑफ फ्री हॉस्पिटलिटी कैपेबल इम्पेयरिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर। बच्चों समझ रहा, अब ये पूछना चाह रहे हैं तो आप चाहें तो इसके आंसर में सबसे पहले फैमिलिटी थ्रेट को समझा दो कि भाई होता क्या है ना। लॉन्ग एसोसिएशन है, फैमिली रिलेशन है सीनियर मेंबर के साथ में, एक्सेप्टिंग गिफ्ट है, या एंजॉय हॉस्पिटलिटी प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट है, ये भी आप लिख सकते हो, है ना। द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, द ऑडिटर है फॉर्म रिलेशनशिप विद क्लाइंट, ठीक है, दे में एंड अप बीइंग टू सिंपैथिक टू द क्लाइंट इंटरेस्ट ड्यू टू फ्री हॉस्पिटलिटी एंजॉयड बाय एंगेजमेंट टीम मेंबर। तो एक का मतलब आप क्या कह सकते हो, बाइस बिहेवियर आ जाएगा, सिंपैथिक व्यू आ जाएगा। अब इसमें एक तरह से कीवर्ड हमारा सिंपैथिक व्यू हो गया, जो बार बार आ रहा है। हॉस्पिटलिटी तो है ही है, सिंपैथिक व्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे फैमिलिटी थ्रेट जो है वो क्रिएट हो रही है, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग हॉस्पिटलिटी एंड अदर सर्विसेज एंड वो सारा, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रिलेशन यहाँ पे बनता है, तो दिक्कत आएगी। ऐसे अपने को आंसर लिख देना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से, आप पॉइंट्स में भी आंसर लिख सकते हैं। तो पहले नहीं हो तो फैमिलिटी थ्रेट इसको समझा दो, उसके बाद यहाँ पे क्या कनेक्शन हो रहा है वो एक्सप्लेन कर दो, बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बराबर है बच्चों, कोई टेंशन नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंशन एनी 4 फाइनेंशियल इवेंट और कंडीशन दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। अब जैसे ही हमने गोइंग कंसर्न वर्ड पढ़ा, हमको समझ में आ गया कि सर ये तो हमारा SA 570 का है। सही है, 570 होता है, 580 तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया। और सर ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 7 से कनेक्टेड है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। आइए जी चलते हैं। तो इन्होंने हमसे डायरेक्ट पूछ लिया है, अच्छा क्या पूछा है, फाइनेंशियल इवेंट्स पूछे ना इन्होंने।
4 फाइनेंशियल इवेंट्स बताने बच्चों, कोई भी 4 वो इंडिकेटर्स आपको बताने हैं जो यहां पे शो कर सकते हैं कि भैया कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में। तो कोई भी इन्होंने 4 पूछे बच्चों, इतने सारे हैं, कोई भी 4 आप याद करके जा सकते हो। जैसे नेट लाइबिलिटी टू नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन बराबर है, फिक्स्ड टर्म बोरोइंग्स अप्रोचिंग मैच्योरिटी विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स। अगर ये बड़ा लगता है तो छोटे भी अपने पास में बहुत हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिकेशंस ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय ट्रेड पेबल, क्योंकि ट्रेड पेबल वाले जो है वो अपना फाइनेंशियल सपोर्ट वापस ले रहे हैं। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है बराबर। एडवर्स हमारे जो की फाइनेंशियल रेशियोज हैं, डेब्ट इक्विटी वगैरह, नेट प्रॉफिट जीपी रेशियो, ये सब हमारे नेगेटिव में जा रहे हैं ना, ये आप समझा सकते हो, ठीक है। फिर सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज लगातार हमको हो रहे हैं, ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे हैं। फिर एरियर्स और डिसकंटिन्यू हो रहा है डिविडेंड पे करने में। इनएबिलिटी टू पे ट्रेड पेबल्स, ठीक है। इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट, हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्रेडिट से कैश डिलीवरी पे शिफ्ट होना पड़ रहा है क्योंकि कोई हमको उधार पे माल ही नहीं बेच रहा है ना। फिर कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट के अंदर आ गया बच्चों, उसके लिए फाइनेंस की दिक्कत है। तो ऐसे आप वो फाइनेंशियल मैटर्स, इनमें से कोई भी 4-5 आप लोग याद करके जाओ, 5-6 से ज्यादा तो क्या ही आएंगे। तो बहुत आराम से आप इन चीजों को याद करके जा सकते हो। इजी काम है ये, तो इजी क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, बराबर है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पे चले। Adequate planning benefit the audit of financial statement is several ways. अब इन्होंने बोला adequate planning benefits the audit. अगर ढंग से प्लानिंग करोगे तो ऑडिट बेनिफिट मिलेगा। तो क्या ये बेनिफिट ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन, मतलब बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्लानिंग का क्वेश्चन है कि जो चैप्टर 2 से कनेक्टेड है बच्चों, क्या कहते हो, जहां प्लानिंग के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा जा सकता है। आओ देखते हैं। ये देखो बच्चे लोगों, आपको सामने आंसर दिखेगा जो मैंने क्लास में रिवीजन टाइम पे भी आपको कराया। एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स, देखो प्लानिंग के बेनिफिट पूछ लिए, तब आपको मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स तो हेल्पिंग के हैं, 2 पॉइंट हमारे असिस्टिंग के हैं और 1 पॉइंट हमारा फैसिलिटिंग का है, जिसका मीनिंग बेसिकली एक ही होता है। तो सबसे पहले प्लानिंग हेल्प कहां करता है, द ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। सेकंड नंबर, हेल्पिंग द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन टाइम, टाइमली बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। तीसरा, हेल्प करता है टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेजमेंट द ऑडिट, इतना भी लिखोगे तो चलेगा कि मैनेज हो जाए ऑडिट बराबर से। फिर असिस्ट करेगा इन द सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम एज पर देयर कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी। फिर असिस्टिंग कोऑर्डिनेशन करने में वर्क डन बाय द ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट, जो ब्रांच ऑडिटर वगैरह थे एक्सपर्ट, और डायरेक्शन और सुपरविजन करने में भी एंगेजमेंट टीम की जो ऊपर अपने सेलेक्ट किया उसमें हेल्प करेगा। तो बहुत आराम से ये पॉइंट तो हमारे सबसे सिंपल क्वेश्चंस में से एक आता है बच्चे लोगों, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले पहचानो, बहुत आराम से आप उसका आंसर ड्राफ्ट कर पाओगे, टेंशन है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The auditor carries out his work by obtaining audit evidences through performance of audit procedure. However, there are practical and legal, बच्चे लोगों अब पहचानना, जब आपसे क्वेश्चन में प्रैक्टिकल और लीगल वर्ड पूछ लिया गया है, लिमिटेशंस पूछ ली गई हैं, ये वर्ड बच्चों जहां दिख जाए, चैप्टर नंबर 1 का इनहेरेंट लिमिटेशन वाला जो हमारा पॉइंट है वो यहां पे हमारी मदद करने वाला है। सर क्या बात कर रहे हो आप, सोचो ये नेचर ऑफ ऑडिटिंग वाला है क्या? आओ चेक करते हैं बच्चे लोगों कि इसका आंसर कैसे, क्या किधर बनेगा। देखें ढूंढे, देखिएगा मेरे साथ बच्चे लोगों, ये देखो आपके सामने है, सीधा सीधा सा हो गया। एन ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस, ही फॉर्म्स हिज ओपिनियन बाय टेस्टिंग सैंपल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन। सर ये कहां है बच्चे लोगों, एग्जाम्पल देखो वही है जो इनहेरेंट लिमिटेशंस में अपन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, अब वो फोर्स भी नहीं कर सकता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं है बराबर। इन केस ही इज नॉट प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ही कैन ओनली रिपोर्ट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल लिमिटेशन है, बिकॉज वो ही कैन नॉट फोर्स, है ना, वो नहीं कर सकता है, फोर्स तो नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। वो पॉइंट अपने को सिंपली बच्चों, तो इनहेरेंट लिमिटेशन से हमारा ये आंसर बना हुआ है, जो बहुत आराम से आप लोग ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे लोगों, बराबर है, क्लियर है, समझ में आया? एक एक क्वेश्चन में आपको समझाता जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा,
बराबर। स्पीड फास्ट करके देखना चाहे तो भी चलेगा, लेकिन लेक्चर पूरा पूरा देखिएगा बच्चे लोगों। हर क्वेश्चन में हम पहले ये पता लगा रहे हैं कौन से चैप्टर से, और देन उसके आंसर पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इज नॉट फॉर प्रॉफिट लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी। ओके, 50% शेयर होल्डिंग यूनियन गवर्नमेंट के पास है, 50% डिफरेंट स्टेट के पास में है। द कंपनी प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज फॉर वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर। Company is in operation since past few year and subsequent auditor need to be appointed during the financial 23-24. Who appoint auditor of such a company? Describe above accordance provision of Companies Act. Can any directions be issued to statutory auditor of the company? हाँ जी, अरे सर ये क्वेश्चन यहां कहां से आ गया सर? गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन है ये तो हम लॉ में पढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन इधर क्यों पूछ लिया गया? देखिएगा बच्चे लोगों, बहुत सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। ये इन्होंने लिया है कहां से? प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन इसकी दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑडिट का है तो कहीं से भी बन सकता है। द अबव कंपनी इज ए गवर्नमेंट कंपनी, बहुत क्लियर मैटर है। और गवर्नमेंट कंपनी में जो ओन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट कंपनी हो तो वहां पे सीएजी अपॉइंट करता है बच्चों, अपने को पता ही है। वहां से अपन आंसर लिख सकते हैं, 139.5 के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। बस वही पॉइंट इसमें इन्होंने पूरा पूछ लिया बच्चे लोगों अपने से। और ऑडिटर क्या करेगा? कॉपी ऑडिट रिपोर्ट की सीएजी को देगा और उसके जो भी कमेंट होंगे उसको इंक्लूड करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सर्कुलेट होंगे। तो ये तो अपना ये जो सेक्शन 143 वाला है ऑडिट रिपोर्ट के साथ थोड़ा बहुत अपने को रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर दे रखा है बच्चों, तो वहां से अपने को इसका आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि मेनली इसका जो आंसर गया है वो चैप्टर 8 लास्ट में, जब ऑडिट रिपोर्ट में कई जगह पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आती है ना, उसमें ये पॉइंट अपने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहां से आए पहले वो पता करते हैं। सुनील एक सीए स्टूडेंट है, इज ए पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। TAM Private Limited, according to the audit program, she is responsible for verifying purchase and PP items appearing in the books of accounts and record bills of company. Okay, PP बच्चों अपने से पूछा जा रहा है, तो चैप्टर 5 का क्वेश्चन होने के चांसेस ज्यादा हैं। Besides, she has also been entrusted responsibility to obtain written representation from management. तो ये तो ऐसे 580 भी आ गया साथ में। रिगार्डिंग कैरिंग आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री भी आ गया बच्चे लोगों ड्यूरिंग द ईयर। तो फिजिकल वेरिफिकेशन हालांकि ऐसे 501 का भी पार्ट है, बराबर। देखते हैं क्या बोला है। वन परचेज बिल अमाउंटिंग 5 लाख pertaining TIM इंडस्ट्रीज हैज बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ TIM प्राइवेट लिमिटेड। ओके, दो कंपनियां बच्चे लोगों यहाँ पे। सीए स्टूडेंट इज ए पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम, कंपनी है TIM प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब एक चीज पता लगी कि एक परचेज बिल 5 लाख का था जो TIM इंडस्ट्रीज का था, वो गलती से यहां आ गया। मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मना कर दिया रिलेटेड टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी ड्यूरिंग द ईयर। शी हैज ब्रॉट इट टू नॉलेज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर हु हैज डिसाइडेड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंसेस। डिस्कस करना है बच्चों, ईच एंड अबव कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट एविडेंसेस और रीजनिंग फॉर द आंसर अपने को देना है। तो भाई ये तो पीपी का भी नहीं लग रहा है बच्चे लोग। अकॉर्डिंग टू ऑडिट प्रोग्राम शीज अकाउंट्स फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी परचेज एंड पीपी आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स। बिसाइड्स शी इज आल्सो इंटरेस्टेड ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो मैनेजमेंट ने मना कर दिया है। तो अपने को क्या लगता है बच्चे लोगों, ऑडिट एविडेंस है तो क्या ये चैप्टर नंबर 4 का आंसर होना चाहिए या कहां से बनेगा? इसमें कहना क्या चाह रहा है, डिस्कस वेदर ईच एंड अबव कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट एविडेंसेस। तो पहले वाले में इन्होंने गलती तो किया, इधर का उधर डाला है। तो देखिए आप लोग कि इसका आंसर जो है वो प्रैक्टिकली बच्चों बनता कैसे। देखो बहुत छोटा सा है, लेकिन पता तो करें कहां से बनेगा, आखिर चाहते क्या है ये तो समझना। ऑडिट एविडेंसेस कंप्राइज बोथ इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट एंड कोरबोरेट मैनेजमेंट असर्शंस। ऑडिट एविडेंसेस का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी चीज जो सपोर्ट करे मैनेजमेंट के असर्शन का, मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसका सपोर्ट करे, ठीक है। अब परचेज बिल जो आपका 5 लाख का है पर्टेनिंग टू TIM इंडस्ट्रीज, वो आपने लिख दिया TIM प्राइवेट लिमिटेड में। देयरफॉर इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग मैनेजमेंट असर्शन रेटिंग टू द अकरेंस ऑफ परचेज, हेंस इट कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट एविडेंसेस। हाँ ये एविडेंस है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि मैनेजमेंट ने तो परचेज किए नहीं, तो और किसी कंपनी का यहां पे लिख दिया ऐसा। फर्दर एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड बाय द ऑडिटर एंड देयरफॉर आल्सो कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट एविडेंसेस। समझना,
इन गिवन केस मैनेजमेंट ने मना कर दिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से फिजिकल वेरिफिकेशन और इन्वेंट्री का, देयरफॉर एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट एविडेंसेस। सर ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है जो जो इंफॉर्मेशन हमने आपको दी यहाँ पे भी ऊपर कि 5 लाख का एक परचेज बिल जो किसी और का है, मैनेजमेंट हमको कुछ देखने नहीं दे रहा है, क्या ये भी अपने आप पे एक ऑडिट एविडेंसेस है? हाँ जी बिल्कुल है, इसी के बेस पे हमारी ओपिनियन डिसाइड होगी, है ना। तो ये सब चीजें जो अपने को पता लग रही है वो सब ऑडिट एविडेंसेस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है बच्चों यहाँ पे, ये अपने को मेनली आंसर में समझाना पड़ेगा। तो बढ़िया क्वेश्चन में से एक है बच्चे लोगों, मतलब अभी तक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप लोग नोट डाउन करना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन अपने को जरूर स्पेशली देख करके जाना है, क्योंकि अब तक क्वेश्चन में अपना आंसर प्रेडिक्टेबल था कि अपन पता लगा पा रहे थे, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का आंसर अपने को देखने को मिला। तो थर्ड का ए वाला पोर्शन बच्चों बहुत शानदार हमारा जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CAB auditor of Bhoom Payment Limited 23-24 during the year banking regulator has imposed restriction on bank from accepting new deposit due to non-compliance in conducting KYC a large number of account and violation of rules aimed at preventing money laundering. Okay, there is material uncertainty regarding the probable outcome of restriction ability of bank continue as a going concern. Okay, बच्चों going concern 570. However, 23 चॉइस में ऑडिटर has concluded that use of going concern basis is appropriate. ऐसा ऑडिटर को लग रहा है appropriate है, ठीक है। The financial statement of bank do not make adequate disclosure of the material uncertainty due to above event in the financial statement. What are implication for auditor report for the year 23-24 of the above? बच्चों सुनना, इन्होंने बोला है ऑडिटर है वो एक बैंक का, ठीक है ना, और बैंकिंग रेगुलेटर ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस बैंक पे लगा रखे हैं नए डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए ड्यू टू कुछ नॉन कंप्लायंस है, नंबर ऑफ अकाउंट्स को लेकर के केवाईसी नहीं हुई है, ठीक है। अब मटेरियल अनसर्टेनिटी लिख रही है हमको आउटकम को लेकर के, सच रेस्ट्रिक्शन ऑन जो बैंक उन्होंने लगा दी, प्रोबेबल आउटकम ऑफ सच रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं एज अ गोइंग कंसर्न। 23 चॉइस में ऑडिटर ने जब ऑडिट किया कंक्लूडेड दैट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस जो है वो अप्रोप्रिएट है एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अरे भाई साहब कहां चला गया, अरे 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक डू नॉट मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल। अब ये बैंक ऑडिट का क्वेश्चन नहीं है कि बैंक ऑडिट का क्या कहते हो, डू नॉट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल अनसर्टेनिटी ड्यू टू अबव इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंप्लीकेशंस क्या होंगे फॉर ऑडिटर रिपोर्ट बच्चे लोगों, क्या हम ऑडिटर रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न का जो पार्ट लिखते हैं वहां से इसका आंसर बनेगा? तो ये बहुत चीज है, बैंक है तो क्या बैंक ऑडिट पे पहुंच जाऊं, गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट है तो चैप्टर 7 ऐसे 570 के अंदर पहुंच जाऊं मैं, बराबर। या बच्चों हमको लग रहा है कि सर यहाँ पे तो उन सब में जाने की जरूरत क्या है, सीधा सीधा सा इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है कि भाई डिस्क्लोजर नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उसके बेस पे आप आंसर दे दो। मतलब मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कि भाई मैं कहां से इसका आंसर बनाऊं, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर चला जाऊं बराबर से, चैप्टर 8 में जाऊं, 7 में जाऊं, बैंक ऑडिट में जाऊं, किधर जाऊं भाई मैं, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए अपने ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप लोग पता लगाएंगे कि भाई अपने को करना क्या है, आंसर जो है अपना बन कहां से रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो कि हम गलत कर जाए। तो यहां से देखिएगा, एज डिस्क्राइब इन द गिवन सिचुएशन बैंकिंग रेगुलेटर ने कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज किए, नॉन कंप्लायंस है, मटेरियल अनसर्टेनिटी। बच्चों क्वेश्चन की लाइंस यूं क्यों आ गई, ये यहां तक तो क्वेश्चन एज इट इज आ गया। However, financial statement of bank do not make adequate disclosure of uncertainty due to above event in the financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक के जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, एज इट इज क्वेश्चन की लाइन आ गई बच्चों। अब देखना क्या आएगा, if adequate disclosure about material uncertainty is not made in the financial statement, तो ऑडिटर क्या करने वाला है बच्चों, प्रैक्टिकली तो क्या करने वाला है, अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं अनसर्टेनिटी का, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देगा बच्चों, बराबर। और बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन जो सेक्शन होगा उसमें हम ये चीज नोट डाउन कर देंगे, स्टेट दैट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है जो सिग्निफिकेंट डाउट कर रही है एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, बराबर। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोला था कि मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज प्रॉपरली नहीं कर रहा है, ये चीज अपन लिख देंगे। तो सर ये आंसर बना कहां से है बच्चों को, ये आंसर हमारा ऐसे 570 से ही बन जाएगा।
अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करे तो हमको क्या करना चाहिए, आइदर क्वालिफाइड ओपिनियन दे देनी चाहिए बराबर से, और उसमें एक जो सेक्शन हमारा बेसिस वाला होता है ऑडिट रिपोर्ट से जो आ रहा है उसमें अपने को ये लाइन लिख देनी चाहिए बच्चे लोगों। ऐसे इसका आंसर बनेगा, आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है ऑडिटर शेल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट इंडिकेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सुनना भाई, ऑडिटर शेल डेवलप ऑडिट प्लान। अब ये जो डेवलप ऑडिट प्लान का पॉइंट आया, इससे अपने को पता लग जाना चाहिए सर ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का लग रहा है। देख लेते हैं भाई, ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2 ही है इसके अंदर, तो चलो देखते हैं। ऐसे 300 स्टेट्स दैट ऑडिटर शेल डेवलप ऑडिट प्लान, जिसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहा है बच्चों, 3 चीजें इंक्लूड हो रही हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या आया है वो देखना, एनटीई ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, और अदर प्लान प्रोसीजर रिक्वायर्ड है टू बी कैरिड आउट एज पर एसएस। 3 पॉइंट आपको इसमें लिखना है बराबर से। और आपको मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पॉइंट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर कवर है। डायरेक्ट पॉइंट है लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है। कई बार इसका आंसर ढूंढने को भी नहीं मिलता है कि इसमें करना क्या है अपने को, डेवलपमेंट ऑडिट प्लान के अंदर क्या होगा बराबर। तो एनटीए लेनी है अपने को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बराबर से, एनटीए अपने को लेनी है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की, सब कुछ अदर लेवल पर हो रहा है, और अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर विच रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड आउट एज पर हमारा जो भी एसेज है उसके हिसाब से जो करना है वो अदर ऑडिट प्रोसीजर भी हम लोग लगाने वाले हैं। सीधा सा आंसर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया भाई, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या होता है ऐसे 230, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एज पर ऐसे 230 बच्चों। डायरेक्ट आंसर इसका बन रहा है, यहां से मेरे साथ में आप लोग देखेंगे, बहुत सिंपल है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अब यहां से मेरे साथ आंसर को देखना बच्चों, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, परफॉर्म रिलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म किए, एविडेंसेस जो हमने ऑब्टेन किए और जो कंक्लूजन पे हम पहुंचे उन सबका रिकॉर्ड करना। और ऐसे 230 के हिसाब से बच्चों ऑब्जेक्टिव इसके 2 ही हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस या एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स, एंड एविडेंसेस दैट जो भी ऑडिट आपने किया प्लान एंड परफॉर्म अकॉर्डिंग विद ऐसे हुआ है एज पर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हुआ है। सीधा ऐसे 230 के ऑब्जेक्टिव्स आपको दे रखे हैं, तो बच्चों इसमें अपने को लिख देना चाहिए। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। 4th and 5th and 6th अभी हमारे पास काम काफी लंबा चौड़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 4th पर आप मेरे साथ में आ जाइए फटाफट से कि 4th का आंसर जो है बच्चों वो क्या बनने वाला है, ये अपन यहाँ पे समझने वाले हैं, समझिएगा। इन्होंने अपने से क्या पूछा है, यू आर पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ एंटिटी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बच्चों समझना, इन्होंने बोला यू आर पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम, ठीक है, कंडक्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। स्टेट फ्यू ऑडिट प्रोसीजर यू वुड अंडरटेक टू परफॉर्म टू वेरीफाई दैट रिकॉर्डेड सेल्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट represent good actually sold the period and recorded sales are not overstated। बच्चों अब ये कहां से आया होगा, सोचो, आप एंगेजमेंट टीम के पार्ट हैं और एनटीटी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। फ्यू ऑडिट प्रोसीजर लिखने हैं जो आप चेक करोगे, वेरीफाई द रिकॉर्डेड सेल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिप्रेजेंट गुड्स एक्चुअली सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो हमने कहा सर क्यों ना इसका आंसर चैप्टर 4 से दे दिया जाए। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट में अपन पढ़ते हैं, अगर ओवर स्टेटेड सेल है, अंडर स्टेटेड है, तो उसकी ऑडिट कैसे करेंगे बराबर से। यहां से काम कर सकते हैं, क्यों ना इसका आंसर चैप्टर नंबर 5 से दिया जाए। सर उसमें भी तो सेल्स के पॉइंट है और उसके अंदर ओवर और अंडर स्टेटेड का पॉइंट दे रखा है बराबर। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन वहां आपको क्रिएट होगा ही होगा बच्चे लोगों। और इसका आंसर जो दिया गया है मैं आपको बता दूं बच्चे लोगों, इसका आंसर जाएगा चैप्टर नंबर 5 से, है ना। ऑडिट प्रोसीजर आते ही अपने को लगेगा कि यार वहां से जाना चाहिए, पर एक्चुअल में चैप्टर नंबर 5 से इसका आंसर जाएगा बच्चों। चैप्टर नंबर 5 में सेल्स वाले पॉइंट के अंदर ये सारे पॉइंट आपको दे रखे हैं कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। मेरे साथ देखना, चेक करना कोई सिंगल सेल इनवॉइस रिकॉर्डेड ट्वाइस तो नहीं हो गया है बराबर।
चेक करना है कि फ्यू इनवॉइसेस विद देयर रिलेवेंट एंट्रीज इन द सेल्स जनरल, ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम फ्यू कस्टमर ताकि जेन्युइननेस पता लग जाए, चेक एनी फिक्टिशियस कस्टमर एंड सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड तो नहीं हो गई, कोई फेक सेल तो नहीं आ गई है, वेरीफाई शिपमेंट वर डन विदाउट कंसेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ द कस्टमर, कोई ऐसा शिपमेंट तो नहीं है, स्पेशली एंड ऑफ द ईयर आपने किया इन्फ्लेट करने के लिए, सेल्स फिगर को बढ़ाने के लिए, वेदर अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉर्डेड एज अर्न तो नहीं हो गई है, ठीक है, सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट द कलेक्टिविटी को लेकर के, कोई पैसा कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेदर कस्टमर ऑब्लिगेशन आर कंटीजेंट ऑन अदर्स, हाँ जी, कस्टमर ऑब्लिगेशन आर कंटीजेंट मतलब फाइनेंसिंग रीसेल वगैरह, कस्टमर ऑब्लिगेशन आर कंटीजेंट ऑन अदर फाइनेंसिंग या रीसेल वगैरह, या रिव्यू सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइस को देख लो, रिव्यू जनरल एंट्रीज फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, कैलकुलेट द रेशियो ऑन सेल्स रिटर्न टू सेल्स, कंपेयर करना उसको प्रीवियस ईयर से, जिसको अपन लोग एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं बच्चे लोगों। तो चैप्टर नंबर 5 से ये आंसर हमारा निकल करके आएगा, जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बच्चों ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है, बराबर डायरेक्ट क्वेश्चन ये तो बहुत आराम से हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझना, while performing audit of Contra Industries Private Limited, a company engaged in manufacturing and assembling LED lights, CA Varun has decided to attend physical inventory count of company on 30 and 31st March. Physical count बच्चों ऐसे 501 जा सकता है, ठीक है। Inventory are laying at 3 different location, 2 such location A and B are in one city and third location C is the another city, ठीक है। अब फर्दर कंपनी हैज ऑल्सो सेंड इन्वेंट्री टू सम सर्विस प्रोवाइडर को दिया है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, टेस्टिंग सच फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल विद द कंपनी, तो हमने बाहर भेजी है, ओके। सीए वरुण इज वेल वर्स्ड विद टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड हैज प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर could be relevant to him in planning accordance with physical inventory count। और बच्चों उसने क्या क्या लिस्ट बनाई है, नेचर ऑफ इन्वेंट्री कैसी है, और मर्टिलिटी इन्वेंट्रीज डिफरेंट लोकेशन पे जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री लिंक विद द सर्विस प्रोवाइडर, टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री। भाई साहब क्वेश्चन ही इतना लंबा चौड़ा दे दिया। 2 इंपॉर्टेंट मैटर इसके अंदर इन्होंने बोले हैं which do not find the place in above list। 2 important matter जो do not find in it, without considering these crucial matter it would be difficult for the auditor to properly plan his attendance and inventory count according with relevant asset, discuss such matter। बच्चे लोगों को बहुत खतरनाक चीज पूछ ली है। अब क्वेश्चन तो साफ दिख रहा है कि सर ऐसे 501 से ही लग रहा है, तो इन्वेंट्री काउंटिंग पे जाते हुए कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए और कौन से वो 2 पॉइंट ये कह रहा है कि जो इन्होंने ध्यान में नहीं रखे हैं, डू नॉट फाइंड प्लेस हमको दिख रहा है बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। ऐसे 501 वैसे तो लग रहा है अपने को पता लगी गया है। द लिस्ट गिवन इन द क्वेश्चन डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मैटर। अब ये कौन सा है चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा ना, तो टॉपिक पता होना चाहिए। वेदर एडिक्वेट प्रोसीजर आर एक्सपेक्टेड टू बी एस्टैब्लिश एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इशूड फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। भाई जो भी ऑडिटर होगा वो पहले प्रोसीजर तो देख के जाएगा कि नहीं जाएगा। The auditor has to evaluate management instruction for recording and controlling physical inventory। बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो एक तो वो वहां से गायब है। सेकेंड नंबर, इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंट्री एट डिफरेंट लोकेशंस, ये आपने नहीं चेक किया ना, क्वेश्चन में इंक्लूड किया। इट इज पॉसिबल दैट इन्वेंट्री एट वन लोकेशन अनसेटिस्फैक्टरली कंट्रोल के अंदर हो और हायर रिस्क हमारी क्रिएट हो जाए, तो बाकी सब तो आपने इंक्लूड किया। 2 ये मेन चीजें आपने इंक्लूड नहीं की हैं, बराबर। एक तो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं उनको चेक करना था, और एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना आपने उसमें नहीं डाला, तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों, अपन लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। The auditor should decide whether relevant information is properly disclosed in the financial statement। बराबर, the auditor should decide whether relevant information disclosed in the financial statement, क्या ये ऑडिट के स्कोप में आता है क्या? डिस्क्लोजर वाला पॉइंट बच्चों क्या हमारे स्कोप में आएगा क्या? बोलो क्या कहते हो, ऑडिटर के स्कोप में है ये या नहीं है, समझना। The auditor should decide whether relevant information is properly disclosed. He should also keep in mind applicable statutory requirement. It is done by financial statement management का काम होता है बेसिकली, तो बराबर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो ये पैराग्राफ तो चलो अपन चाहे तो बच्चों उड़ा भी सकते हैं। यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे आगे।
The management responsible for preparation and presentation of financial statement makes many judgment in the process of preparing and presenting financial statement. For example, appropriate accounting policies होनी चाहिए, बराबर, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी कैसी कर रहे हो. तो ऑडिटर इवेल्यूट सिलेक्शन एंड कंसिस्ट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बाय द मैनेजमेंट. वेदर सिलेक्शन और उसको अप्लाई करना मैनेजमेंट का काम है बच्चों. वेदर सच अ सिलेक्शन इज प्रॉपर, चूजन पॉलिसी बराबर है कि नहीं है, अदरवाइज वो सारा काम बच्चों मैनेजमेंट का है, हमारे स्कोप में नहीं है. भाई डिस्क्लोजर प्रॉपर है कि नहीं है वो ठीक है, हमने बता दिया. द ऑडिटर शुड डिसाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली है कि नहीं है, लेकिन अप्लाई करना वो सब उनका काम है, अपने को पता है अच्छी तरह से. अपन खाली इवेल्यूट करने का काम करेंगे, बता देंगे ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए, तो बढ़िया सा आंसर बन जाएगा बच्चे लोगों. बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये भी हमारे लिए, एकदम फर्स्ट क्लास. SQC1 डील करता है अपॉन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एज पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, है ना, बराबर. अपन ने सुना हुआ है EQCR रिव्यू. व्हाई सच अ रिव्यू रिक्वायर्ड क्यों है, एंड फॉर विच टाइप ऑफ एंगेजमेंट EQCR इज मैंडेटरी होता है बच्चों, और व्हाई शुड बी अप्रोच ऑफ द फर्म एंगेजमेंट फॉर विच, जहां पे मैंडेटरी नहीं है उनके दिमाग में क्या थॉट्स रहते हैं, वो कैसे करता है, फिर इसको समझिएगा बच्चे लोगों की कहां चाहिए कहां नहीं चाहिए. बहुत छोटा सा आंसर है. Significant judgment made in engagement should be reviewed by an engagement quality control reviewer. सर ये कहां मिलेगा आंसर बच्चों, 11th चैप्टर में भी SQC1 अपने को दे रखा है ना. एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मैंडेटरी होता है जो लिस्टेड कंपनीज हैं. इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर एंगेजमेंट फर्म शुड डिवाइस क्राइटेरिया, फर्म अपने हिसाब से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू डिसाइड करे, लेकिन मेनली ये जो है मैंडेटरी है वो लिस्टेड कंपनीज के लिए अपने को ध्यान में रखना चाहिए. क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बच्चे लोगों. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. WT प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट लायबल टू GST 5%. इनपुट रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बच्चों GST का 12-18% है. As a result, the end of financial year ITC on input amounting 60 lakh is accumulated in electronic credit ledger and refundable to the company under provision of GST law. भाई साहब पूरा GST पढ़ा दिया यहाँ तो. How would amount of 60 lakh be reflected and classify कैसे करोगे बैलेंस शीट में, और फ्यू ऑडिट प्रोसीजर भी बताओ, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे बच्चे लोगों. तो ऑडिट प्रोसीजर वाले चैप्टर से तो वेरिफिकेशन निकल जाएगा, ऑडिट एविडेंस वाले से, ठीक है. डिस्क्लोजर अपने को अलग से देखना पड़ेगा, कहां से बच्चे लोगों, अपने को चैप्टर नंबर 5 से देखना पड़ेगा. देखो इन्होंने बोला है चैप्टर नंबर 5, इन द गिवन सिचुएशन 60 लाख जो लेजर के अंदर पड़े हुए हैं GST रेट के हिसाब से, इट इज रिफंडेबल टू द कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ GST लॉ. ठीक है, GST आपने पढ़ा है तो आप जानते हो. द अबव बैलेंस शीट वुड बी रिफ्लेक्टेड एंड क्लासिफाई, कहां होगी बच्चों, अदर करंट एसेट के अंदर होने वाला है. ये अपने को पहली चीज तो ध्यान में रखना है. अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, अब वेरिफिकेशन इसका कैसे होता है बच्चे लोगों, ये हमको दे रखा है ऑडिट एविडेंस वाले चैप्टर में भी कि यार GST इनपुट देख लेंगे, आपको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का बैलेंस जैसे GST इनपुट क्रेडिट या जो एनालिसिस बना हुआ है वो देखना चाहिए. फिर बच्चों GST रिटर्न की कॉपी भरी होगी, वो GST पोर्टल पे चेक कर सकते हो. रिफंडेबल अमाउंट अगर अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है तो बुक्स के अंदर उसकी प्रॉपर एंट्री अपने को डालनी पड़ेगी. रिफंडेबल अमाउंट अगर बैलेंस शीट में है रिसीव सब्सिक्वेंटली, तो बैंक स्टेटमेंट से अपन वेरीफाई कर सकते हैं. तो ये ऑडिट प्रोसीजर बेसिकली अपने को लगाने पड़ेंगे. ये अपन ने कहा पढ़े हुए बच्चों को, ऑडिट एविडेंसेस वाले चैप्टर में भी ये चीज आपको मिल जाती है बराबर से, और चैप्टर नंबर 5 का तो ये क्वेश्चन है ही है, वहां से तो अपना मेन आंसर इसका जाना ही है कि भाई ये कहां शो होगी बच्चों. चैप्टर नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. ऊपर वाला हमारा चैप्टर नंबर 11 का था. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर अकॉर्डेंस विद ऐसे 315 बच्चों, 315 आते ही तो दिमाग में आ जाता है चैप्टर नंबर 3 बराबर. आइडेंटिफाई रिसर्व मटेरियल में स्टेटमेंट assertion लेवल विच स्पेसिफिक एक्टिविटी एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाई एंड असेसिंग ROMMS. बच्चों आइडेंटिफाई कैसे करना है ROMMS को, डायरेक्ट पॉइंट आप लोगों को नोट्स में देके रखा हुआ है, बुक में देके रखा है. कैसे होता है यहां से मेरे साथ में चेक करिए. आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग करना एंटिटी को, उसके एनवायरमेंट को, साथ में कंट्रोल वगैरह भी आपको चेक करना चाहिए. क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर चेक करो. Assess the identify risk and evaluate whether they relate more pervasively to financial statement as a whole. बच्चों पहले वाले में क्या कहना चाह रहा है वो कि भाई रिलेटेड कंट्रोल कितना है, हर लेवल को चेक करना पड़ेगा, इधर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस या डिस्क्लोजर.
सेकंड नंबर में एसेस करना, आइडेंटिफाई रिस्क एंड इवेल्यूट वेदर दे रिलेट मोर परवेसिवली, ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं क्या, ठीक है, परवेसिव इफेक्ट। रिलेट एंड आइडेंटिफाई रिस्क, व्हाट कैन गो रॉन्ग, असर्शन लेवल पे क्या रॉन्ग चीज हो रही है, टेकिंग अकाउंट ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल दैट ऑडिटर इंटेंट टू टेस्ट, क्या वो चेक करना चाह रहा है, एंड असर्शंस लेवल के ऊपर ही व्हाट कैन गो रॉन्ग। और कंसीडर लाइकहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी क्या है मल्टीपल मिसस्टेटमेंट की, है ना, और पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट है क्या जिसका रिजल्ट एक मटेरियल के अंदर जाकर के आगे कन्वर्ट होगा। वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है बच्चों, जब इस तरह की चीजें की जाएंगी, सिंपल है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एबीसी होटल, सीधा है 3 स्टार होटल है बच्चे लोगों, सीधा सीधा सा चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन हो गया। They need to be considered in verifying the inventory in the nature of food and beverages, अपने से पूछा है, तो देखो क्या बोला है, ये देखिए, the inventory of any hotel are both portable and sellable, particular the food and beverage inventory. It is therefore extremely important that all movement and transfer of inventory should be properly documented to enable control exercise over each individual store areas and sales point। बच्चों इसको सिंपल कर दो ना भाई, भाई होटल इन्वेंट्री जो है वो पोर्टेबल भी होती है, सेलेबल भी होती है बराबर से, उसके लिए प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर होना चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए बच्चों, सीधा सीधा सा, ऑल मूवमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ इन्वेंट्री मस्ट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, जो भी आ रहा है जा रहा है वो सब रिकॉर्ड होना चाहिए। एरिया जहां पे इन्वेंट्री आर केप मस्ट बी केप लॉक, और की जो है वो डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास होनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल भी चेक कर लिया हमने। की शुड बी रिलीज ओनली टू द ट्रस्टेड पर्सन, वही होना चाहिए और परमिशन के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। फिर प्रोफेशनल वैल्यूअर्स होने चाहिए काउंट करने के लिए, थ्रू आउट द ईयर इन्वेंट्रीज को चेक कर सके। उसके अलावा ऑल इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट द ईयर एंड में होनी चाहिए, और वो खुद वहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए बच्चों, जो अपन करते हैं ऐसे 501 के हिसाब से। तो ये सारे पॉइंट्स उसको ध्यान में रखने पड़ेंगे, सिंपल हो गया। होटल का ऑडिट बच्चों चैप्टर नंबर 9 से। प्रोफेशनल बिहेवियर इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल, ऑल्सो मीनिंग बताओ, एग्जाम्पल दो जो सीए को फॉलो करना होता है। चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है बच्चे लोगों, क्वेश्चन पहचानोगे तो सब कुछ हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर बच्चों पूरा, अभी ये मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, चलिए फिर भी पढ़ देता हूं। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर रिक्वायर एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कॉन्ट्रैक्ट जो इस प्रोफेशन को डिसग्रेड करे, ठीक है, या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पहुंचाए। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शेल नॉट ग्रोइंगली एंगेज इन एनी एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन जो इंपेयर करे उसकी इंटीग्रिटी को या उसकी ऑब्जेक्टिविटी को या रेपुटेशन को, बच्चों अपने को ध्यान रखना है। अब एग्जांपल बनाना इस पे, चार्टेड अकाउंटेंट हैज कंडक्टेड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी एंटिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, आईसीए ने एक लेटर उसको इशू किया, कुछ मैटर्स मांगे, उसने बॉदर ही नहीं किया जवाब देने के लिए, गलत है, आपका वर्क प्रोफेशनल नहीं है, आपने प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो नहीं किया है। ये एक एग्जाम्पल आप बढ़िया सा यहाँ पे लगा करके आ सकते हो, ठीक है बच्चों। आखिरी क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए। CA Z is appointed as auditor of Beta Private Limited for the year 23-24, ठीक है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन वहां पे काम कर रहा है, ऐसा सेम क्वेश्चन भी अपने किया भी था। इन द कंपनी हेडेड बाय चीफ इंटरनल ऑडिटर, ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू किया है ऑफ इज असेस्ड एज एरिया ऑफ हायर रिस्क बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। He want to take direct assistance, बच्चों इंटरनल ऑडिटर का क्वेश्चन ध्यान में आया, आइदर डायरेक्ट असिस्टेंस या सुपरविजन, क्या चाहिए अपने को। तो इन्होंने पूछा क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर डिस्कस अलोंग विद रीजन वेदर इट वुड बी प्रॉपर फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू असाइन कर दे चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ट्रेड रिसीवेबल टू द इंटरनल ऑडिटर, असाइन कर दे इवोल्यूशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग ट्रेड। क्या लगता है बच्चों, काम उसको सौंप देना चाहिए क्या अपने को, या ऐसे 610 कहता है नहीं भैया रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनने वाली है, खुद ही देखो। आंसर चेक करेंगे एज पर 610, देखना, द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म प्रोसीजर रिलेट टू हायर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। Where the judgment required is performing a relevant audit procedure evaluating the audit evidences gathered more than limited, बच्चों सिंपल कर सकते हो। In case of higher risk of material misstatement हमको क्या करना चाहिए, shall not use internal auditor to provide assistance। Given situation में वो कह रहे हैं ट्रेड पेबल से रिलेटेड हाई रिस्क एरिया है, जजमेंट रिक्वायर्ड इन चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज लिमिटेड है,
हमारे पास इसका एरिया लिमिटेड ही होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर कैन असाइन द चेकिंग टू एक्यूरेसी ऑफ एजिंग। चीफ इंटरनल ऑडिटर जो है वो लिमिटेड जजमेंट है तो अपन दे सकते हैं, क्योंकि एजिंग वाली चीजें बच्चों ज्यादा वैसे भी नहीं होती है। However, because of evaluation of adequacy of based on provision, aging would involve more than limited judgment. It would not be appropriate to assign the latter procedure to chief internal procedure. बच्चों इन्होंने बोला कि भाई अगर relevant audit procedure evaluating the audit evidence is gathered more than limited, अगर लिमिटेड एरिया वाइज है तब तो असाइन कर दो, उसकी मदद ले सकते हैं। अदरवाइज अपने को अगर लग रहा है तो फिर डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना चाहिए। तो दोनों बातें इन्होंने समझा दी है। बिकॉज द इवोल्यूशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग वुड इन्वॉल्व मोर देन लिमिटेड जजमेंट अगर है तो उस केस में फिर आपको असाइन नहीं करना चाहिए, खुद करना चाहिए बच्चों। ये इन्होंने अपने को करने को बोला है। The audit of government expenditure is one of the major component government audit। बच्चों बहुत सीधा सीधा सा एक्सपेंडिचर ऑडिट का इन्होंने पूछ लिया हमसे। 5 पॉइंट्स बच्चों आपको इसमें समझाने हैं एक्सपेंडिचर ऑडिट में। जो 5 पॉइंट अपने को दिए हैं, पहला पॉइंट जहां खर्च होगा बच्चों फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, दिस इज कॉल्ड ऑडिट अगेंस्ट रूल एंड ऑर्डर। ठीक है, जहां सैंक्शन के थ्रू खर्च होता है स्पेशल और जनरल, दिस इज कॉल्ड ऑडिट ऑफ सैंक्शन। जहां प्रोविजंस बनाते हैं वन पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के तो प्रोविजन ऑफ फंड हो गया बराबर से। देन उसके बाद में जहां बच्चों फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, जहां अपन बेसिकली देखते हैं लॉजिकल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है, लॉजिक वाइज, उसको अपन प्रोप्राइटी ऑडिट बोलते हैं। और लास्ट में तो वेरियस प्रोग्राम स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स फॉर यूज, ये नहीं भी लिखोगे तो चलने वाला है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब इसका एक चॉइस क्वेश्चन भी है भाई। Cine Screen Multiplex Limited is operating cinema in different location in Mumbai and has appointed you as internal auditor बच्चों। What are the areas they need to verify in relation to respect of sale of tickets? इन्होंने अपने से पूछ लिया। तो बहुत सिंपल है, टिकट सेल के लिए क्या करना है बच्चे लोगों, बहुत सिंपल। अभी भी पुराने जमाने पे अपने को जाना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे इन्होंने क्या करने को बोल दिया भाई, प्रिंटेड टिकट्स है कि नहीं है बराबर, सीरियली नंबर उनके ऊपर है कि नहीं है बच्चे लोगों। तीसरा नंबर, हर एक शो के लिए अलग वो इशू होता है कि नहीं होता, डिफरेंट नंबर वाला। एडवांस बुकिंग अगर है तो सेपरेट सीरीज है कि नहीं बच्चों, पुराना सिस्टम हमारा जो चला आ रहा था। ठीक है, फिर इन्वेंट्री का जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है टिकट्स की वो अपने को चेक कर लेनी चाहिए। एंड ऑफ द शो के अंदर अपने को कितना सोल्ड हुआ है कंफर्म कर लेना चाहिए, कैश बैलेंस मिला करके। ठीक है, फ्री पासेस अगर दे रहे हो तो प्रॉपर ऑथोरिटी है कि नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन अगर है तो उस साइट से डिटेल मंगा लेनी चाहिए बच्चों, ये भी अपन डाल सकते हैं। टैक्स जो वसूल हुआ वो प्रॉपर डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है, कैश बुक की एंट्रीज वगैरह बच्चों ये अपने को प्रैक्टिकली देखनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, ई तक क्वेश्चन और भर देते 10-12 क्वेश्चन। अब बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, चैप्टर नंबर 3 के एंड में जाओगे तो ये कौन कौन से तरह के कंट्रोल हैं बच्चे लोगों, डायरेक्ट आपसे पूछे हैं। तो ये अगर आपको लिस्ट पढ़ के गए होंगे तो बहुत आराम से दे देंगे। रीजनेबल चेक एप्लीकेशन कंट्रोल में आ रहा है और बाकी सब जनरल आईटी कंट्रोल में आ रहे हैं बच्चे लोगों। लेकिन ये आपको चैप्टर नंबर 3 से याद करके जाना पड़ेगा, तभी आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे बराबर बच्चों, समझे। आखिरी पॉइंट, an engagement partner take responsibility for maintaining audit quality and audit engagement according with SA 220। क्या बात है, ऑब्जेक्टिव क्या है सच रेस्पॉन्सिबिलिटी का बच्चों, लीडरशिप क्या, एंगेजमेंट पार्टनर टेक ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप वाला पॉइंट हो गया बच्चों ऐसे 220। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया चैप्टर नंबर 11। पहला पॉइंट यही है बच्चे लोगों, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल क्वालिटी। The action of engagement partner appropriate message to the other member the engagement team taking responsibility for the overall quality। अब इसमें क्या क्या पॉइंट लिखे हैं बच्चों, 4 पॉइंट बहुत सिंपल थे, 2 तो ऑब्जेक्ट से निकल के आते हैं। जो भी वर्क हुआ है वो कंप्लाई हो रहा है प्रोफेशनल रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, कंप्लाइंग विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल एंड पॉलिसी, रिपोर्ट जो आप दे रहे हो वो अप्रोप्रिएट है, एंड एंगेजमेंट टीम एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर। मतलब पहला पॉइंट बच्चों, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ऑडिट के अंदर। सेकंड, फर्म की खुद की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी फॉलो हो रही है, रिपोर्ट जो है वो सिचुएशन के हिसाब से एकदम प्रॉपर है, और हमारी एंगेजमेंट टीम बिना किसी डर के घबराहट के अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो सामने रख रही है, जो भी उनके डाउट्स आ रहे हैं बच्चों सामने रख रही है। ठीक है, एंड
द फैक्ट दैट क्वालिटी एसेंशियल है परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। ये बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस यहां आकर के हमारे हुए खत्म। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बच्चे लोगों लगातार कि भाई इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, और सबसे बढ़िया बात बच्चों इसका अगर एनालिसिस अपन करें, है ना, तो एक शॉर्ट एनालिसिस अगर मैं आपके साथ में इस पूरे पेपर का अगर फटाफट से कर दूं भाई, ये देखो यहां से, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को कारो पता लग गया, ऐसे 540 डायरेक्ट दे रखा था बच्चे लोगों। सी में अपने को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पता लग गई। चैप्टर 11 का क्वेश्चन है बच्चों, ये अपने को बहुत आराम से पता लग गया कि यार 11 का क्वेश्चन हमारा ये जा रहा है, ठीक है। चैप्टर 7, चैप्टर 2 पता लग गया, चैप्टर 1 पता लग गया, चैप्टर 8 पता लग गया। थर्ड वाला क्वेश्चन एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब टाइप की अपने को सोचना पड़ रहा था कि भाई किधर से जा रहा है इसका आंसर, थोड़ा अपने को कम समझ में आ रहा था बच्चे लोगों। फिर उसके बाद में इसका जो बी पार्ट है उसने भी थोड़ा सा अलग ही गोइंग कंसर्न का था, लेकिन बैंक ऑडिट से जाएगा किधर से जाएगा थोड़ा सा परेशान किया। चैप्टर 2 से पता लग गया 230, चैप्टर नंबर 6 से डायरेक्ट पता लगा बच्चों। फोर्थ का ए अपने को डायरेक्ट पता लग गया भैया, चैप्टर नंबर 4 नहीं, इसमें भी कंफ्यूजन था कि 4 से जाएगा कि 5 से जाएगा बराबर से। अगले वाले के अंदर करीब करीब अपने को आराम से पता लग ही गया था कि ऐसे 501 का हमारा पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्क्लोजर वाला पॉइंट था तो डायरेक्ट पता लगा, चैप्टर 11 से गया क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल पूछ लिया था। ये वाला भी हमने पता लगा लिया सर चैप्टर 5 से जाने वाला है बराबर। ये चैप्टर 3 क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट वाली लेना की होटल ऑडिट आ गया, चैप्टर 9 पता लग गया बच्चों। प्रोफेशनल बिहेवियर चैप्टर 11 पता लग गया। तो आप लोग देखेंगे कहीं कहीं पे हमको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये हमको डायरेक्ट पता लग गया कि हाँ भाई कैसे करना है अपने को। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑडिट का क्वेश्चन था, बहुत इजीली आप लोगों ने कैच कर लिया। अगेन मूवी हॉल का क्वेश्चन था। लास्ट में हमारा इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर, और देन लास्ट में चैप्टर 11। तो कुल मिलाकर के 4-5 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। हद से 4 से 5 क्वेश्चन बराबर। 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब समझो कि यार 20 नंबर के आसपास का पेपर तो आएगा जो कहीं ना कहीं अपने को कंफ्यूज करेगा। लेकिन बाकी पेपर 70 नंबर का भी मान के चलो, डिस्क्रिप्टिव का 20 तो 50 का पेपर अपने हाथ में होता है बच्चों को, जिसको अपन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और 20 में भी ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप पता लगा पाओगे कहां से कौन सा क्वेश्चन आया, तो इजिली कर सकते हैं। चलिए, ये सारी बात हुई बच्चे लोगों। तो जहां पसंद आता है लाइक का बटन दबाना है, और बच्चे लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है। लगातार हम लोग मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज के अंदर खूब सारे क्वेश्चंस पता करेंगे, कौन से चैप्टर से आंसर कैसे ड्राफ्ट करना, कैसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करना, इन सब पे बात करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। बढ़िया तैयारी के लिए बच्चे लोगों याद रखिएगा, किसको ऑडिट नहीं पड़ेगी भारी, क्योंकि आपके साथ में है जयेश भंडारी। चलिए बच्चों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कल फिर मुलाकात होती है।